कि मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी। आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है। धर्म को प्रमोट करने पर रोक नहीं लगाई। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म को प्रमोट सरकार नहीं करेगी। रोक किस पे लगाई? जोर से बोलिए। मजहब को। आर्टिकल 28 में कहा कोई सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी, कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। धार्मिक शिक्षा देने पर रोक नहीं लगाई। किस पे रोक लगाई? मजहबी तालीम पे। लेकिन हमारे संविधान की शपथ लेने वालों को धर्म और रिलीजन का अंतर ही नहीं पता था। इसलिए जहां लिखा था कि मजहब को प्रमोट करने पे 1 रुपए खर्च नहीं होगा, उन्होंने सोचा तो धर्म को प्रमोट करने पे रोक लगा दिया। जहां यह लिखा था मजहबी तालीम नहीं होगी, यानी कोई कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा, ना बाइबल सिखाया जाएगा, उन्होंने सोचा अच्छा इसका मतलब भगवत गीता पे भी रोक है, रामायण पे भी रोक है। अरे भैया, रामायण भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल और कुरान मजहबी पुस्तकें हैं। अंतर क्या है? भगवत गीता, वेद, उपनिषद, पुराण वसुधैव कुटुंबकम सिखाते हैं, मजहबी किताबें वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाती। धार्मिक जो हमारे भगवत गीता, रामायण वन अर्थ वन फैमिली सिखाते हैं। बाइबल, कुरान वन अर्थ वन फैमिली नहीं सिखाती। धार्मिक यहां पे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो इक्वलिटी सिखाते हैं, जस्टिस सिखाते हैं, लिबर्टी सिखाते हैं, बिलीफ सिखाते हैं, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। भारत के संविधान के प्रियम्बल में जितने शब्द लिखे हुए हैं ये हमारे उपनिषदों के शब्द हैं, ये बाइबल कुरान के नहीं है। तो आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए नहीं खर्च करना। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। और आर्टिकल 30 में कह दिया कि जो भाषाई रूप से कम है, मजहबी रूप से कम है, वो अपना स्कूल खोल सकता है, यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल सकता है। लेकिन इस संविधान की शपथ लेने वालों ने देश का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया, जबकि मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा दीनी तालीम सेंटर होता है। वहां केवल और केवल इस्लाम सिखाया जाता है। मदरसे में ह्यूमैनिटी नहीं सिखाई जाती, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी नहीं सिखाई जाती, यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं सिखाया जाता, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी नहीं सिखाई जाती, यूनिवर्सल इक्वलिटी नहीं सिखाई जाती। वहाँ साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं होता। वहाँ तो आज भी सिखाया जा रहा है 21वीं शताब्दी में कि पृथ्वी, जोर से बोलिए, चपटी। और इस कदर हद तक सिखा दिया गया है कि कोई वैज्ञानिक हो वो चुपचाप तो बताएगा नहीं पृथ्वी गोल है, लेकिन अगर मीडिया वाले कैमरे पे जाके पूछे हाँ भाई बताओ क्या है, वो या तो चुप रहेगा, नहीं कहेगा पृथ्वी चपटी है। आज भी, आज तक आपने किसी बड़े तथाकथित को सुना किसने बोला हो पृथ्वी गोल है? जोर से बोलिए। ये अंतर है। दुर्भाग्यवश माइनॉरिटी के नाम पे सब कुछ चल रहा है, इसलिए मैंने माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को चैलेंज किया हुआ है। मैंने ये भी कहा है यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। और हो सकता है इस देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड से हो जाएगा। इस देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम से हो जाएगा। और भारत में था, और संविधान भी यही कहता है। संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज की डेट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या? जोर से बोलिए जरा। आपका बच्चा टॉपर हो लेकिन बिना कोचिंग किए उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है क्या? जोर से बोलिए। बिना कोचिंग किए एनडीए में सिलेक्शन हो सकता है क्या? बिना कोचिंग किए उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो सकता है क्या? बिना कोचिंग के उसका क्लैट में सिलेक्शन हो सकता है? नहीं, क्योंकि एजुकेशन माफियाओं ने, कोचिंग माफियाओं ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया। नतीजा यह है जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। अंत में मजबूर होकर आपको अपने बच्चे को कोचिंग करानी पड़ती है। हमने तो कोचिंग नहीं किया। आप में से जो पुराने 1980 के दशक में है, कोई कोचिंग होती थी क्या? जोर से बताइए भैया। बिना कोचिंग किए इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हो गए, और आज कोचिंग करने के बाद भी लोग बड़े मुश्किल से इंजीनियर, डॉक्टर बन पा रहे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया। और इस देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े कि नहीं पढ़े? जोर से बोलिए। आज की डेट में कृष्ण और सुदामा, एक गरीब एक अमीर एक साथ पढ़ सकता है क्या? नहीं। राजा दशरथ जो राज परिवार के राजकुमार, छत्री, और सुमंत जो एक दलित परिवार के, केवट परिवार के, मल्लाह परिवार के गरीब, एक साथ पढ़े थे। और नतीजा यह हुआ कि वहीं गुरुकुल में दोस्ती हो गई। तो जब दशरथ जी राजा बने, उनका दोस्त था ही सुमंत, उसको अपना मुख्यमंत्री बना लिया। इस देश में करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं, लाखों एग्जाम्पल हैं जो दिखाते हैं कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था। दुर्भाग्यवश हमने उसको बदल दिया।
इसलिए एक कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमने कहा है इस राइट टू एजुकेशन को इक्वल शब्द जोड़िए, इसको बनाइए राइट टू इक्वल एजुकेशन। अगर इस देश में एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल नहीं चल सकते। क्या जोर से बोलिए जरा। इस देश में जितने पूरे केंद्रीय विद्यालय हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, सारे के सारे केवीएस का सिलेबस एक समान होता है कि नहीं होता? होता है। अरे भाई, गणित का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए। मैथ का सिलेबस हो सकता है एक, केमिस्ट्री का हो सकता है, फिजिक्स का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, हिंदी का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, तो बचा फिर क्या? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस पूरे देश का एक नहीं हो सकता? हाँ, भाषा की बात है तो ठीक है, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ेंगे, तमिलनाडु वाले तमिल पढ़ेंगे, कश्मीर वाले कश्मीरी में पढ़ेंगे, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़ लेंगे। सिलेबस और करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? और मदरसा तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आज आपके सामने फिर से कह रहा हूं, भारत के संविधान में अगर कोई मुझे एक बार मदरसा शब्द दिखा दे, मैं आजीवन सार्वजनिक रूप से मुंह नहीं दिखाऊंगा। और इस पे मैं किसी से भी खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। मदरसा बोर्ड तो भूल जाइए, मदरसे की डिग्री वैलिड हो गई है। संविधान कहता है मदरसा नहीं होना चाहिए, मदरसे की डिग्री वैलिड हो गई है। मदरसों की टीचर को सैलरी दी जा रही है। जिन मदरसों में सिखाया जाता है भगवान राम को मानना अपराध है, भगवान कृष्ण की पूजा करना हराम है, त्योहार मनाना हराम है, भारत की संस्कृति हराम है, भारत की परंपरा हराम है, उमिया माता का दर्शन करना हराम है, भगवान के स्वामीनारायण के मंदिर में जाना हराम है, उन मदरसों को वेतन भत्ता जानते कहां से मिलता है? आपके पैसे से, आपके पैसे से। आवाज उठाइए, आपने उठाना पड़ेगा। आवाज उठाइए। उठाने का तरीका सोशल मीडिया यूज करिए। नाम उसका सोशल मीडिया, लेकिन हम उसको यूज करते हैं एज ए पर्सनल मीडिया। हमने कभी नाम पे ध्यान नहीं दिया। नाम क्या उसका, और यूज कैसे करते हैं? पर्सनल मीडिया। तो सोशल मीडिया का कैसे यूज करना? कितने लोग फेसबुक पे हाथ उठाइए जरा। चलिए, बड़े मात्रा में। आपका नाम क्या बहन जी? हेमलता। तो अभी आपके मान लो 500 फ्रेंड होंगे, 800 होंगे, तो भारत में 5000 हेमलता मिल जाएंगी क्या? हैं? आप 5000 हेमलता को अपना फ्रेंड बना लीजिए। आपका क्या नाम बहन जी? ममता। तो भारत में 5000 ममता हैं क्या? होंगी। तो आप 5000 ममता को अपना फ्रेंड बना लीजिए। प्रकाश भाई, भारत में 5000 प्रकाश हैं कि नहीं? तो आप 5000 प्रकाश को अपना फ्रेंड बना लीजिए। हम क्या करते हैं? अपने जाति वालों से ही सोशल मीडिया में फ्रेंडशिप करते हैं। जाति वालों को सोशल मीडिया में फ्रेंड क्यों बनाना? अरे वो तो आपके वास्तव में डायरेक्ट मित्र हैं, वो तो आपके डायरेक्ट फ्रेंड है। उनको तो जो सुख दुख लेना है वो फोन से कर लो, आपस में मिलके कर लो। उनको सोशल मीडिया में अपनी बर्थडे वाली फोटो क्यों दिखाना? उनको तो बर्थडे मनाओ, डायरेक्ट बुला लो उनको। हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया में बर्थडे की फोटो डाल दिया, शादी की फोटो डाल दिया, विवाह की फोटो डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। काम की चीज डालते ही नहीं है इस देश में। इसलिए मैं सभी सनातनियों से कहता हूं, फेसबुक जरूर उपयोग करिए और अपने नाम के 5000 फ्रेंड बनाइए। भाई 5000 छूट है ना वहां पे। ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं। इंस्टाग्राम पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे? यंग जनरेशन आजकल इंस्टाग्राम यूज करती है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बना सकते हैं। जैसे ये बिटिया बैठी है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? देवांगी। तो 5000 मिल जाएंगी भारत में। अब अपने नाम से फ्रेंड बनाने का फायदा आपको बताता हूं। वैसे क्या होगा, अगर आपने पटेल पटेल ढूंढा तो कुछ गुजरात के पटेल मिल जाएंगे, कुछ यूपी वाले मिल जाएंगे, कुछ बिहार वाले मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने नाम से ढूंढा, जैसे देवांगी है, तो आपको गुजरात में भी देवांगी मिलेगी, यूपी में भी मिलेगी, बिहार में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी, कश्मीर में मिलेगी, कन्याकुमारी में मिलेगी। देवांगी ब्राह्मण भी होगी, देवांगी क्षत्रिय भी होगी, देवांगी वैश्य भी होगी, देवांगी दलित भी होगी। आपको उमा, रमा, निशी, नेहा, ये हिंदू भी होंगी, जैन भी होंगी, बौद्ध भी होंगी, सिख भी होंगी। तो आपने मुंबई में बैठे बैठे अपना नेटवर्क कितने लोगों तक फैला दिया? 5000। समझ में आई मेरी बात? आपने मुंबई में बैठे बैठे कितने लोगों को कनेक्ट कर लिया? 5000। आपने मुंबई में बैठे बैठे केवल अपनी जाति में अपना कनेक्ट नहीं बढ़ाया, आपने सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित में अपना नेटवर्क फैला दिया। आपने मुंबई में बैठे बैठे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में अपना नेटवर्क फैला दिया। आपने मुंबई में बैठे बैठे गुजराती, मारवाड़ी, तमिलियन, केरलाइट, कन्नड़, यूपी, बिहार सब में अपना नेटवर्क फैला दिया। तो जो बात आपको ठीक लगी आपने वहां लिख दिया।
फायदा क्या होगा? लोगों को दो चीज से बड़ा प्यार है, एक अपने नाम से और एक अपनी जाति से। तो जाति वाला मैं नहीं कहूंगा, नहीं फिर कुएं के मेढक बन के रह जाएंगे। नाम से आपने पूरे देश के 5000 लोगों को जोड़ लिया। अब जिसका अगर अच्छा हो, भाई साहब आपका नाम क्या है? राजेश, तो आप भी 5000 राजेश को जोड़ सकते, जोड़ेंगे पक्का? और शादी हो गई है, क्या नाम है? धारा, तो धारा को भी 5000 धारा से जुड़वा दीजिए। तो राजेश और धारा कितने जुड़ गए टोटल? जोर से बोलिए, कितने जुड़ गए? अब धारा आई नहीं होगी, नहीं तो मैं खड़ा करा। अच्छा आई है क्या? तो आपका नेटवर्क कितना हो गया? आप मुंबई में बैठे बैठे 5000 राजेश, 5000 धारा, 10,000 लोगों को यहीं से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आज लिखेंगे, कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, नरसों लिखेंगे। 2025 से कुछ न कुछ लिखना शुरू करेंगे तो 2026 में आपको परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। आपको बड़ा संतोष होगा। मैंने लिखने से, और ज़्यादा मत यूज़ करिए, 5 मिनट के लिए उपयोग करिए, ज़्यादा लंबा नहीं देखना। बस जो कुछ मन में आया, गया, खोला, 2 मिनट के अंदर लिखा, लिख के बाहर। कोई अच्छा वीडियो आया, उठाया, डाउनलोड किया, कर दिया, चल दिए। ऐसे कर सकते हैं क्या? भारत माता की, भारत माता की। तो मेरा ये कहना है, चूंकि मजहब के आधार पे विभाजन हो चुका है, इसलिए मजहब के आधार पे सारे स्कीम्स बंद होना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, यूनिफॉर्म एजुकेशन हो, यूनिफॉर्म सिलेबस हो, यूनिफॉर्म करिकुलम हो, और ये जितने भी मजहब के आधार पे चीज़ें चल रही हैं, इनको बंद कर दिया जाए तो देश सशक्त होगा, देश समृद्ध होगा, देश समावेशी होगा, विकसित भारत बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, पूर्वजों का सपना साकार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट लिया है 25 साल के अंदर बनाने का। उस भारत को बनाने के लिए 2 काम करना पड़ेगा, धर्म की जय और अधर्म का नाश। और दोनों काम साथ साथ करना पड़ता है। जो काम हमारे पूर्वजों ने किया, अगर वही काम हम करेंगे तो जो हमारे पूर्वजों का हश्र हुआ वही हमारा हश्र होगा। क्योंकि बहुत सीधी बात है, अगर इनपुट कॉमन होता है तो आउटपुट भी कॉमन होता है। जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट आएगा। हमें इस बात पे चिंतन करना पड़ेगा कि दुर्योधन का ननिहाल, जहां से माता गांधारी आई थी, वो अफगानिस्तान क्यों बन गया। हमें इस बात पे चिंतन करना पड़ेगा, राजा भरत का ननिहाल, जहां से दुर्योधन का ननिहाल जहां से गांधारी आई थी, वो अफगानिस्तान क्यों बन गया। और राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान क्यों बन गया। हमारे पूर्वज मंदिर बना रहे थे कि नहीं? जोर से बोलिए। और हम मंदिर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? हमारे पूर्वजों ने गौशाला खोली थी कि नहीं? हम गौशाला खोल रहे हैं कि नहीं? हमारे पूर्वजों ने यज्ञशाला खोली, हम भी कर खोल रहे हैं। हमारे पूर्वज ऐसे कथा आपस में चर्चा करते थे, हम भी कर रहे हैं। हम नया क्या कर रहे हैं? हम नया क्या काम कर रहे हैं? अरे जो पूर्वज हमारे करते थे अफगानिस्तान में, अगर वही हम भी करते रहेंगे तो जैसे अफगानिस्तान में खत्म हो गए वैसे हम भी खत्म हो जाएंगे। जो हमारे पूर्वज पाकिस्तान में करते थे, अगर वही हम भी करते रहेंगे तो जैसे पाकिस्तान में इंद्र कुमार गुजराल साहब ने सोचा नहीं था कि भागना पड़ेगा, मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के। भागे कि नहीं भागे? जोर से बोलिए। आडवाणी जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2 दिन बाद भागना पड़ेगा, मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के। भागे कि नहीं भागे? राम जेठमलानी कभी सोचा नहीं था भागना पड़ेगा। भागे नहीं भागे? आपके पृथ्वीराज कपूर, आपके सुनील दत्त, आपके प्रेम चोपड़ा, आपके अमरीश पुरी, ये भागे कि नहीं भागे? आपके देवानंद भागे कि नहीं भागे? आपके गुलजार भागे कि नहीं भागे? ये पूरा जो कपूर खानदान वहीं से भाग के आया हुआ है। पहले जो बॉलीवुड में फिल्में या मुंबई में थोड़ी बनती थी, पहले भारत फिल्में लाहौर में बनती थी। हमारा जो बॉलीवुड था वो लाहौर में था, मुंबई था ही नहीं। ये तो विभाजन के बाद वहां से भाग भाग के आए तो इधर आए बनाए। जो हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा। राजा रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, उन्होंने कभी सोचा होगा कि पंजाब का 2 टुकड़ा होगा? हुआ कि नहीं हुआ? राजा शशांक जो पूरे बंगाल के राजा थे, कभी उन्होंने सोचा होगा कि हमारे बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। राजा हरि सिंह जो कश्मीर के राजा थे, कभी उन्होंने सोचा होगा कुछ दिन के बाद कश्मीर से नरसंहार होगा? हुआ कि नहीं हुआ? हम जो नहीं सोचते इसका मतलब वो भी होता है। इसलिए हमें थोड़ा दूरदर्शी बनना पड़ेगा। मेरी बेचैनी का कारण आपको बताता हूं। आप आराम से बैठे हुए हैं और मैं आपके सामने हूं। आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। आपके कुर्सी के नीचे सांप बैठा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, और मुझे यहां बैठे बैठे आपकी कुर्सी के नीचे सांप दिख रहा है।
आप आराम से अपना काम धाम करते हैं, काम धाम करके घूमते हैं, टहलते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, और हम ये नहीं करते। सांप आपके बिस्तर के नीचे भी है, सांप हमारे बिस्तर के नीचे भी है। आपने देखा नहीं इसलिए आप चैन से हैं, मैंने देख लिया है इसलिए मैं बेचैन हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। વંદે આપણા મંદિરમાં જેટલા પણ દેવી દેવતાઓની મૂર્તિ છે કોઈ પણ શસ્ત્ર વગરની છે। આ શસ્ત્રને અને શાસ્ત્રને ભેગા રાખવાની વાત છે। આપણને પણ ભગવાન આજે જે નીચે આપણા ખુરશી નીચે જે સાપ છે એ આપને સૌને આજે એમણે દેખાડ્યો છે। આપણે જાગીએ, રડીએ, ઘણું બધું બોલવું છે, બધાનો સમય પણ આપણે સારો લીધો અને ખૂબ આનંદ આવ્યો। जोरदार हजी एक बार ताली आपने मारीए। इतना वाइब्रेशन मिल रहा है। आप आइए, हूँ घाटकोपर समाजनी कारोबारी ने विनंती करीश आखी ऊपर आवे, स्टेज ऊपर। युवक मंडल कारोबारी ने कई स्टेज नहीं आगे आवे। मुंबई युवक मंडल, मुंबई महिला मंडल बधा आगे आवी जाए। घाटकोपर महिला मंडल, जबरदस्त वाइब्रेशन मिल रहा है। गीताना अध्याय सांभळ्या पण आजे राष्ट्रना अध्ययन पण आपणे सांभळ्या। जनसंख्या नियंत्रण एक अध्याय, घर वापसीनो एक अध्याय, धर्मांतरण राष्ट्रीय खतरा घोषित कानून अध्याय 3, सुरक्षित भारत चाहिए, मजहब अने धर्मनो जे अध्याय छे ए पण एमणे समजाव्यो, यूनिफॉर्म एज्युकेशननो अध्याय अने न रहेगा बांस, आवा अनेक अध्यायों हजी बाकी है। अने आ अध्यायों एटले कन्टिन्यूस आपणे राष्ट्रनुं चिंतन करता रहीए, जागृत रहीए अने आवा दरेक आपणा जे राष्ट्रीय जागृति माटे करीने जे कर्तव्यनिष्ठ रहीने बन्या छे। अने एक खास वात करीशुं, आजे एडवोकेट तरीके शब्द आव्यो, आपणे आजादी मळी तो केटला एडवोकेट हता ने, हवे एम लागे छे के आ कानूननुं काम तो आ एडवोकेट ज करशे। एने कोनी जरूर छे? आपणा बधानी सपोर्टनी जरूर छे। अने आ सपोर्टनी जरूरतमां हूँ एक वस्तु जरूरथी कहीश। आपणे आयोजन राख्युं, अरे हूँ दिल थी कहीश, आ वस्तु આપણે આયોજન કરીએ ને તો ઘણા લોકો આવી રીતે વક્તા દેવા આવે ને તો આપણી કને ક્યાંક ને ક્યાંક ઈશારો આપે કે પૈસા માંગીએ, પણ એક રૂપિયો એમણે લીધો નથી આપણી પાસે। આવી સેવા આપતા હોય એના માટે હું વિનંતી કરીશ ટ્રસ્ટ ફંડ અને ઘાટકોપર સમાજને, આજે તો ભલે આપણે કાંઈ નિર્ણય નથી લીધો પણ ભવિષ્યમાં આપણે કાંઈક એને ફૂલની ને ફૂલની પાંખડી એને ભવિષ્યમાં કાંઈક ને કાંઈક એને પહોંચાડીએ એવી મારી આપ સૌ સંસ્થાના લીડરોને વિનંતી છે। અમૃતભાઈ દડગા, તમારું પ્લીઝ વેલકમ, જરાક અહીંયા સ્ટેજ પાસે આવો। યસ, અમૃતભાઈ પટેલ આજે જે બધી ઉતારાની વ્યવસ્થા જે બધી કરી છે, અમૃત પટેલ દડગા, आप आइए आगे, स्टेज के आगे। खूब खूब धन्यवाद। नीता बहन भी है अगर, तो आज हम यहाँ सब उपस्थित हुए, सभी जो नामी अनामी जो भी यहाँ इसमें आप हेल्प किए हैं उन सभी का आभार, ट्रस्ट फंड का आभार, घाटकोपर समाज का आभार, इसमें हम निमित्त बने जुड़ने के साथ। और सबसे बड़ा आभार हमें जो और देश के लिए आपने जागरूक किया है उसे श्री एडवोकेट श्री अश्विनी उपाध्याय जी का खास आभार कि आज के समय का जो हमें वाइब्रेशन और पवित्रता के साथ आगे बढ़ने का, एक सोच के साथ आगे बढ़ने का। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, आज है ना जीवन में संगठित होना जरूरी है कि नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन मैं एक इशारा देता हूँ उसमें, संगठित तो मजहब वाले भी है, तो हमारे संस्कृति को समझने के साथ, कायदा को सुधारने के साथ जो अगर हम जो आगे बढ़ेंगे ना, वो संगठन हमें चाहिए। और वो संगठन का आज नेतृत्व कौन कर रहा है? डॉक्टर और एडवोकेट श्री अश्विनी उपाध्याय जी। हमें संगठित केवल होने से कुछ भी उसको सिखाया गया होगा, वो भी संगठित है, कुछ भी कर रहे हैं, वो संगठित हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे नेतृत्व के साथ आज हमें भाग्यशाली हैं कि हमारे केंद्र में
आज दिल्ली के अंदर नेतृत्व मिले हैं और ऐसे कार्यकर्ता निकल पड़े हैं, आरएसएस जैसी बड़ी संस्थाओं के कार्यकर्ता निकल पड़े हैं। हम सब भाग्यशाली हैं। हम आओ साथ में मिलकर ऐसे लोग को यहाँ पर कार्यक्रम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी कार्यक्रम के साथ हम नामी अनामी सबके अभिनंदन करके हम आज राष्ट्रगान करके ये कार्य हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। और सबको अन्नपूर्णा मान का आप प्रसाद लेके, महाप्रसाद लेके आप जाना है। ये विनंती के साथ हम राष्ट्रगान करके ये कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। जनगण मंगल जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल वितरंगा, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे वंदे। बोलो कुलदेवी उमिया मात की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। धन्यवाद। फोटो सेशन महिला मंडल फोटो આ બોર્ડ નીચે રાખી દે ને, અને જેને ફોટા પાડવા હોય ધીરે ધીરે આવે, ત્યાં નીચે રાખી દે।